गुड इवनिंग। आज के अखबार में 3 आर्टिकल हैं जिन पर हम बात करेंगे आपके साथ। एक आर्टिकल जो मेन एडिटोरियल पेज में है वो है अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान पर हम जब बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। इस आर्टिकल पर तो बात करेंगे ही, उससे जुड़ी नेबरली स्टेट्स के साथ हमको कैसे रिलेशन रखने चाहिए और चीज़ों पर बात करें। लेकिन आर्टिकल, इसके अलावा एक आर्टिकल है कि लेट अस मेक रूम फॉर द रिवर। यूरोप में इस बार फ्लड आया हुआ है और यूरोप के लोगों को लगता था फ्लड केवल एशिया में आता है, तो इस पर भी बड़ा, तो वहाँ नीदरलैंड ने जिस तरीके से मैनेज किया है उस पर लेकर के आर्टिकल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जिस आर्टिकल पर हम आपको ये वीडियो जिस आर्टिकल पर बेस्ड है वो है नीडेड एन एंटी ट्रैफिकिंग लॉ, और ये तो इसका हेडिंग है और यह है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम इन इटसेल्फ बट इट इज आल्सो द प्रोपेलर ऑफ सेवरल अदर क्राइम्स। ये आर्टिकल लिखा है नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी ने। इनको 1914 में जो अफगानिस्तान की मलाला यूसुफजाई हैं उनके साथ जो है जॉइंट नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इनका 1980 से एक इनका एनजीओ चलता है BBA बचपन बचाओ आंदोलन। उस आंदोलन के माने 4-5 मेन काम हैं, जो एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के है, चाइल्ड लेबर को लेकर के है, बॉन्ड लेबर को लेकर के, एंड राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन को लेकर के उनका ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में जो बातें डायरेक्ट इस आर्टिकल में इन्वॉल्व हैं वो तो हम बताएंगे, साथ ही साथ इसके साथ जो जुड़ी हुई उन्होंने बातें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड की हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तो यह है कि इस बार उन्होंने बड़ा एक ऐसी बात की है जो उन्होंने इस दौरान एक 1917 के आसपास की उन्होंने कहानी बताई है। अब कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद जिस लड़की का नाम सीता उन्होंने लिया है वो वास्तविक नाम नहीं होगा। सीता को छुड़ाने में उन्होंने जो भूमिका अदा की, बाद में 1917 में करीब 12,000 किलोमीटर की यात्रा, करीब मुझे लगता है कि हाँ 12,000 किलोमीटर की यात्रा 12 लाख लोगों के साथ करीब करीब उन्होंने किया, और उसी लड़की को साथ में लेकर के, और जो यात्रा इसलिए की गई थी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसको डिस्करेज किया जाए। और इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि उन बच्चियों के द्वारा जो स्लोगन शाउट किए जा रहे थे, जो स्लोगन दिए जा रहे थे, वो उनके कान में अभी तक गूंजते हैं कि बिकने को तैयार नहीं हम, लुटने को तैयार नहीं हम, जिसकी अंग्रेजी भी उन्होंने ब्रैकेट में लिखी है कि वी आर नॉट रेडी टू बी परचेज्ड एंड वी आर नॉट रेडी टू बी रॉब्ड। हम इस तरीके को उन्होंने बात की। एक बात उन्होंने और कही है कि पैंडेमिक के दौरान जिन बच्चों को रिकवर किया है BBA ने, उनकी संख्या जो है वो 9,000 के आसपास है। और इसके पहले पैंडेमिक जब नहीं आया था, कोविड-19 का प्रकोप नहीं हुआ था, उसके पहले जो रिकवरी हुई थी 14 महीने में, वो लगभग इसकी आधी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो कोविड के दौरान बढ़ी है। ये बाकी चीज़ों पर भी धीरे धीरे ये बात निकल करके आएगी कि कोविड के दौरान, चूंकि कोविड पर इतना हो हल्ला मचता रहा, सारा पुलिस फोर्स, सारी मशीनरी जो है वो इसी बात पर लगती रही कि कोविड को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों का इलाज कराया जाए, कैसे मास्क पहनवाने पर जोर दिया जाए, कैसे इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर रहा। इसलिए अखबारों में लोगों ने इन चीज़ों को बहुत नहीं देखा, जो इस दौरान क्राइम बढ़ा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने देखिए ट्रैफिकिंग को लेकर के, बॉन्डेड लेबर को लेकर के, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के कानून बनाए गए हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव जो कानून बनाया जाए इसके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और 2021 में ये चाह रहे थे इस आर्टिकल के माध्यम से, हालांकि पार्लियामेंट में अभी काम ही नहीं होने दिया जा रहा है 2 बातों को लेकर के, एक तो पेगासस को लेकर के और दूसरा किसान आंदोलन को लेकर के, तो कोई हो नहीं पा रहा। लेकिन इनकी अपेक्षा ये है कि पार्लियामेंट इसी सत्र में, मानसून सेशन में, ये कानून पास कर दे। ये एक प्रपोज बिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, प्रिवेंशन, केयर, रिहेबिलिटेशन,
बिल 2021। तो ये एक प्रपोजल है जिसको चाहते हैं कि इसे कानून की शक्ल दे दिया जाए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। इस आर्टिकल का हम आप लोगों से रिकमेंड करेंगे कि इस आर्टिकल की जो लास्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आप कई बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके की लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है वो लैंग्वेज थोड़ा बना पना मुश्किल होता है। तो जब कभी इस तरीके के आर्टिकल लिखने को आए या ऐसे लिखने के या जीएस के पेपर में आता है तो आपको ये काम आएगा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक बात इसमें ये कही है, अब ये समझने की बात ये है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के कानून तो बहुत बनाए। आर्टिकल 23 जो है वो फंडामेंटल राइट है, जिसमें कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये उसका टाइटल है, जिसमें कहा गया है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इज प्रोहिबिटेड और ट्रैफिकिंग बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये आर्टिकल 13 का क्लास 1 पढ़ता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ अदर फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। तो इसमें और पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसकी सेवेरिटी को पहचानते हुए ये अकेला ऐसा राइट है, ऐसा अपराध है जिसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया। मैं उन्हीं की लैंग्वेज को पढ़ देता हूँ कि मेकिंग इट इज सेवेरिटी ऑफ द क्राइम ट्रैफिकिंग बाय मेकिंग इट ओनली ऑफेंस पनिशेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ बिसाइड्स अनटचेबिलिटी। माने उनका कहना अस्पृश्यता के अतिरिक्त ये अकेला ऐसा अपराध है जिसको संविधान में ही पनिशेबल बनाए। ऐसा नहीं, इसमें जो बात ये कह रहे हैं वो बात ये है कि अकेला फंडामेंटल राइट है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको लेकर के कहा जाता है ये नेगेटिव राइट्स हैं, और इन फंडामेंटल राइट्स के को पाने के लिए, जैसे कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए आपको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का फंडामेंटल राइट है। टेक्निकलिटी ये है कि आर्टिकल जो 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो आपका रेमेडी है, रेमेडियल है, पेनिट्रेटिव नहीं है। डीडी बसु को आप पढ़िएगा तो ये है कि आर्टिकल 32 के तहत जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाना जो गारंटी किया गया है आर्टिकल 32 का क्लास 1 में, वो गारंटी है फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, ना कि जिसने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया उसको पनिश करने के लिए। इन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स के अलावा अनटचेबिलिटी एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा अपराध है जिसको संविधान के तहत पनिश करने की प्रावधान किया गया। एक्चुअली में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स को छोड़ करके किसी अन्य फंडामेंटल राइट में पनिश करने का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। इस टेक्निकल बात को आप समझिए कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो आपके राइट टू इक्वलिटी हैं, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक जो फ्रीडम्स के राइट हैं, 23, 24 में तो केवल 17 और 23, 17 में है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये आर्टिकल 17 कहता है। और आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड सिमिलर अदर फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, और इनके प्रोविजन को वायलेशन करने वाले को पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। उसकी लैंग्वेज कहती है कि बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो इसका मतलब यह हुआ कि फंडामेंटल राइट में केवल ये दो राइट है, अनटचेबिलिटी को लेकर के और ट्रैफिकिंग को लेकर के, जिनमें लॉ बनाना, पनिशमेंट भी किसी कल्प्रिट को, माने जो अपराधी है जो वायलेट करता है इस फंडामेंटल राइट को, उसको पनिश करने का भी राइट फंडामेंटल राइट है। ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, इसको आप बार बार दिमाग में बैठा लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। इनको कहा जाता है नेगेटिव राइट्स हैं। नेगेटिव राइट्स का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अराइज। जैसे कि आप कहते हो आर्टिकल 19 है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको बोलना नहीं आता
आपको बोलने का अधिकार है। आप कहो कि नहीं हमको बुलवाना सिखाओ, तो बुलवाना नहीं सिखाएगा, आपको बोलने की तमीज है। जो बोलने को रोका जाएगा तो रोकने के एजेंसी, जो भी एजेंसी है, उसके खिलाफ आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि हमें बोलने से रोका जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं, अब जैसे उसी में कई सारा है कि भारतवर्ष में कहीं भी रहने का, बसने का, आप उसमें जाएंगे डी और ई में, भारत में कहीं भी जाने का, बसने का आपको अधिकार है। आप कहो कि हमको कहीं जाना है, हमको केरला जाओ, हम केरला जाना चाहते हैं और भारत में कहीं भी जाने का हमारा अधिकार है, तो हमको लाओ केरला की टिकट। नहीं, केरला की टिकट पाना है, केरला में जाके बसना है, केरला में जाकर के मकान खरीदना है, केरला में जाके होटल करना, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट है यदि केरला में आपको रुकने से मना किया जाए तो ये मना किया जाने के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे और फिर आपको जो मना किया गया है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा, आपको बसने का अधिकार मिल जाएगा, आपको रहने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इफ यू डोंट हैव द मीन्स टू गो केरला एंड स्टे देयर और टू मेक अ रेजिडेंस देयर, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये घूमने का और बसने का हमारा अधिकार है, तो लाओ हमको टिकट, हम जाएंगे केरला, लाइए हमको होटल का टिकट, हम रहेंगे केरला। ये नहीं है। फंडामेंटल राइट क्या है कि यदि आपको घूमने और बसने से रोका जाए तो आप घूमने और बसने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेगेटिव राइट्स हैं। नेगेटिव राइट्स का क्या मतलब होता है कि इफ यू हैव द कैपेसिटी टू एंजॉय द राइट्स, यू एंजॉय इट, एंड व्हेन दैट कैपेसिटी और व्हेन दैट एंजॉयमेंट is forbidden or it is interfered by any agency, so against the agency you can move to Supreme Court under Article 32 and get your fundamental right restored. लेकिन to get the culprit punished, जैसे आर्टिकल 21 है जिसमें कहा गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आप इसमें विदाउट प्रोसीजर ऑफ लॉ आपका लाइफ को मान लीजिए किसी तरीके से थ्रेट किया जाता है, तो आप क्या करोगे कि इस फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर लोगे। लेकिन टू गेट द पर्सन पनिश्ड हु वायलेटेड योर फंडामेंटल राइट, दैट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, उसको आप ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के तहत, आईपीसी के सेक्शन के तहत ही पनिश करवा पाओगे। लेकिन 17 और जो 23 है इसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जो है इनमें दूसरे पनिश कर लॉ बनवाने का और अकॉर्डेंस विद लॉ पनिश कराने का भी फंडामेंटल राइट। ये बड़ी टेक्निकल बात है। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ट्रैफिकिंग को आप समझ लीजिए, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल टर्मिनोलॉजी में होता है ह्यूमन ट्रेड। इसीलिए इसका जो हिंदी बनता है वो बनता है मानव दुर्व्यापार। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड लाइक कमोडिटी, जब मनुष्य का, जब व्यक्तियों का वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जाता है तो उसे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो ये ट्रैफिकिंग का मतलब है। और जो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर मतलब जैसे स्लेवरी है, तो स्लेवरी इसमें नहीं। हिंदुस्तान के संविधान में स्लेवरी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। विदेशियों में फायान, मैगस्थनीज, ह्यूआनसांग, अल-बरूनी जितने आए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में स्लेवरी नहीं पाई जाती। हालांकि हमारे यहाँ के जो स्मृतिकार है उस स्लेवरी को चाणक्य तमाम तरीके की स्लेवरी डिफाइन करता है और कहता है अहितक एक टाइप ऑफ द स्लेव है, जिनको कहता है कि आप परमानेंट स्लेव नहीं बना सकते हो। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका। तो स्लेवरी, चूंकि विदेशी इतिहासकारों ने स्लेवरी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया तो इसीलिए हमने संविधान में स्लेवरी शब्द नहीं लगाया। बॉन्डेड लेबर, तो सिमिलर फॉर्म्स ऑफ अदर फोर्स्ड लेबर माने मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किए जाते हैं और इस प्राविधान का उल्लंघन कानून के मुताबिक दंडनीय होगा। तो इसमें जितना भी सिमिलर फॉर्म्स ऑफ अदर, ये जो हमारे यहाँ फोर्स्ड लेबर है इसके लिए संस्कृत में शब्द इस्तेमाल किए गए गुप्त काल में विष्टि या सर्वविष्टि। इसका काउंटर पार्ट तमिल में शब्द पाया जाता है वेट्टी। वेट्टी जो है ये सवाल आईएएस में आ चुका है। वेट्टी माने फोर्स्ड लेबर। ये एक फोर्स्ड लेबर रहा और आगे चल करके अनपेड फोर्स्ड हो गया। इनिशियली इट वाज ए पेड फोर्स्ड लेबर। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि ये जो आर्टिकल 23 है ये आप किसी को पेमेंट भी करते हो लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि आप उससे काम कराते हो तो उसको आर्टिकल 23 का संरक्षण मिला हुआ है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करवा सकते। इसी में बॉन्डेड लेबर, इसके लिए तमाम सारे कानून बने हैं।
प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के, फ्लैश ट्रेडिंग को, ये जो ये जितने तरीके के एक्सप्लॉयटेशन है, तो इनको लेकर के जो कानून बनाए गए हैं वो पहले से। लेकिन ये जो इनका कैलाश जी का इस मांग है और ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये तीनों लेवल पर बनाया जा रहा है कि इसको डिस्करेज किया जाए, केयर किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। ये ध्यान रखना कि ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, बॉन्डेड लेबर को जो हम छुटकारा देते हैं तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना उनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपने बॉन्डेड से उनको छुड़वा दिया, लेकिन अब उनकी जिंदगी कहाँ जाएगी, तो पुनर्वास की व्यवस्था करना उनका मौलिक अधिकार है। तो ये कानून जब बनेगा तो इस कानून के तहत जिन केवल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका नहीं जाएगा, बल्कि जिनको रेस्क्यू किया गया है उनकी बची हुई जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जाए। इसीलिए इसके पूरे जो बिल है उसका पूरा नाम है कि ट्रैफिक इन पर्संस, ब्रैकेट में है प्रिवेंशन, केयर एंड रिहेबिलिटेशन। इसके लिए इन्होंने कहा है कि इस कानून को ठीक से लागू करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का ध्यान रखा जाए, एजेंसियों को देखा जाए कि इसका दुरुपयोग न करने पाए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कानून बनते हैं, हमारे यहाँ के पूरे संसार में जितने कानून बनते हैं, उन कानून का मिसयूज भी बहुत होता है। अमूमन लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही साथ कहा जाए कि इसके लिए रिसोर्सेज कम ना पड़ने पाए। रिसोर्सेज की बात क्यों आई, क्योंकि भारी भरकम रिसोर्सेज की जरूरत होगी। जिन बच्चियों को, जिन बॉन्डेड लेबर को, जिन लोगों को इससे बचाया गया है, उनके रिहेबिलिटेशन की बात आएगी, उनको रिस्पेक्टफुल लाइफ देने की बात आएगी। ये ध्यान रखा जाए कि इसके साथ ही साथ आर्टिकल 21 अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आर्टिकल 21 लाइफ की बात करता है तो रिस्पेक्टफुल हेल्दी लाइफ की बात करने लगता है। तो जब इन लोगों को छुड़ाया जाएगा तो आर्टिकल 21 अपने आप इन्वोक हो जाएगा। आर्टिकल 21 इन्वोक हो जाएगा तो उसके तहत फिर भारी भरकम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी बात कही गई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपने आप में तो अपराध है ही, लेकिन ये कई अन्य अपराधों को भी जन्म देती है। इसके लिए मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप आज के अखबार के फ्रंट पेज की एक न्यूज जब पढ़ेंगे और इसके साथ इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको एक पैराडॉक्स दिखाई पड़ेगा। वो पैराडॉक्स क्या है उसके लिए मैं बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एपेक्स कोर्ट का जो कल का एक डिसीजन आया है उसमें वैक्सीनेशन की बात की गई है कि जो लोग बेघर बार हैं, जिनके पास अपना रहन सहन नहीं है, उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। उसी में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिस्ट्रेन बेगर्स फ्रॉम बेगिंग एट पब्लिक प्लेसेस। उसमें ये भी डिमांड की गई थी कि जो चौराहों पर लोग भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों को भीख मांगने पर पाबंदी लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई ऐसे खुशी खुशी भीख नहीं मांगता है, बड़ी मजबूरी में भीख मांगता है, तो हम ऐसे लोगों को नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये कैलाश जी का आर्टिकल है या जो ऐसे जानते हैं कि जो ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स में इसका जो ऊपर का लिखा गया है कि ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम इटसेल्फ, बट इट इज आल्सो प्रोपेलर ऑफ सेवरल अदर क्राइम्स। तो जो सेवरल अदर क्राइम्स उन्होंने गिनाए हैं, तो ये आपको ये नोट कर लेना चाहिए इस आर्टिकल से। मैं इसको पढ़ देता हूं कि इसके साथ साथ जो और क्राइम पैदा होते हैं वो है, इट क्रिएट्स ए पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी व्हिच फ्यूल्स चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, prostitution, bonded labor, forced beggary, drug-related crimes, corruption, terrorism, and other illicit business. ये बाकी कई बार इस पर आर्टिकल आ चुके हैं कि ये जो बच्चों के द्वारा अपराध कराए जाते हैं, एक्चुअली ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, आर्म्स ट्रेड है, बेगरी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी का मार्केट है। तो ये जो बच्चे उठाए जाते हैं, बच्चे की ट्रैफिकिंग की जाती है, तो इन बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में भेजा जाता है। अरब्स कंट्री में ऊँट पर सवारी करके ऊँट की दौड़ में इनको लगाया जाता था। बच्चों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं और फिर उनको बेगरी के काम में लगा दिया जाता है जिससे दया पैदा किया जाए। चौराहों पर अमूमन ऑर्गेनाइज्ड जो ये सिंडिकेट हैं, ये इन पर पिक्चर भी बनाई जा चुकी है कि वो लोग जो भीख मांग रहे होते हैं वो किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा होते हैं और वो जो माफिया या गुंडा है वो उन लोगों से जबरियां भीख मंगवाता है। तो ये बच्चों को उठाया जाता है, बच्चों को उठा करके इस काम में लगाया जाता है। महिलाएं जो चौराहे पर खड़ी होती हैं वो अमूमन आप देखते होंगे साल उनकी गोद में 5-6 महीने का ही बच्चा रहता है। तो हर समय 5-6 ही महीने का बच्चा गोद में कैसे हो सकता है?
इसका मतलब हर समय बच्चा उठाया जाता है और औरतें जो सड़क पर चौराहों पर मांगती हैं वो औरतें हर 2-4 महीने में उठाए गए बच्चों को अपने गोद में रखे रहती हैं, और जो वो बच्चा खुद बड़ा हो जाता है तो खुद अपना वो कपड़ा उपड़ा लेकर के भाग भाग करके कार को साफ करता है और उस काम में इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें से जो डल बच्चे होते हैं उनकी आंखें फोड़ देना, हाथ पैर काट देना, उनको इस तरीके से बना देना कि लोगों को देख करके उनकी दया आए। जो उसमें थोड़े से तेज बच्चे होते हैं उनको गिराकटी के काम में, पिक पॉकेटिंग में लगा देना, उनको ड्रग ट्रैफिकिंग में लगा देना, उनको स्मगलिंग में लगा देना, और उसमें से जो ज़्यादा तेज तर्राक हुआ करते हैं वो बड़े क्राइम करने लगते हैं। उसी में से जो बच्चियां बदसूरत बदशक्ल हैं उनकी आंखें फोड़ देना, हाथ पैर काट देना, जो सुंदर हैं बड़े होने पर उनको प्रोस्टिट्यूशन के काम में ढकेल देना, ये सारे काम हैं जो उसके साथ ही साथ जुड़े हुए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो निश्चित रूप से इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों का है जो चौराहों पर भीख मांगते हैं और भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। जो लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हैं वो अमूमन ऐसी जगह भीख मांगते हैं जहां उनको कोई बहुत ज़्यादा गैदरिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, चूंकि वो भीख मांगना कोई बड़ा ऑनरेबल काम तो है नहीं, लेकिन ये जो चौराहों पर भीख मांगते हैं वो किसी बड़े अपराधी गिरोह का हिस्सा होकर के भीख मांगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन इन टोटलिटी जो है वो जस्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भीख चौराहों पर जो मंगवाई जाती है और दयालुता में, धर्म के कारण जो लोग भीख दिया करते हैं, मेरा पर्सनल ये मानना है कि चौराहों पर भीख मांगने वालों को भीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े अपराध को वो प्रमोट करता है। और ये जो चाइल्ड लिफ्टिंग होती है, बच्चों को उठाया जाता है, इनको रेस्क्यू की गई, जो इन्होंने सत्यार्थ ने, इन्होंने जो कैलाश जी ने भी जो लिखा है आर्टिकल, इसमें जो सीता नाम की लड़की, हो सकता है उसका नाम सही हो या ऐसे कंजक्चरल हो, तो वो जो नाम लिखा है तो वो गरीब घर की बच्ची। अमूमन गरीब घरों के बच्चे उठाए जाते हैं। क्यों गरीब घरों के बच्चे उठाए जाते हैं? इसलिए कि गरीब आदमी 1-2 बार थाने जाता है, उसके बाद फिर वो चिल्लाना बंद कर देता है। और जो बड़े घरों के बच्चे उठाए जाएंगे तो उनके बच्चे 1-2 ही हुआ करते हैं, वो रोज रोज थाने का, तो इसलिए जो चाइल्ड लिफ्टिंग होती है अमूमन गरीब घरों के बच्चों की होती है, जिससे कि वो 5-6 बच्चे हैं उनको पालना है, उसमें से एक बच्चा उठ गया तो कितने दिन वो थाने जाएंगे। लेकिन ये बड़ा मतलब लाखों बच्चों का हर साल जो है इस तरीके से शोषण होता है। ये बात हो गई इस आर्टिकल से रिलेटेड, और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो इसके सब्सिडरी जो क्राइम है उनको। अब एक बात हम करना चाहते हैं क्रिमिनल लॉ को लेकर के। ये बात ध्यान रखी जाए कि क्रिमिनल लॉ जो बनाए जाते हैं उनका कॉन्सिक्वेंस जस्टिस लाना नहीं है। उनका कॉन्सिक्वेंस जो है वो स्टेट के अथॉरिटी को स्टेब्लिश करना है, राज्य के इकबाल को बनाए रखना है। आप ये जरा सोचिए, कोई क्रिमिनल लॉ क्या जिसके खिलाफ क्राइम हुआ उसको जस्टिस दे सकता है? द चाइल्ड हु चाइल्डहुड हैज बीन अब्यूज्ड, द गर्ल हु हैज बीन रेप्ड, मेम्ड, एक्सप्लॉइटेड, तो उसको अब इस जिंदगी में जस्टिस कहां से मिलेगा? तो कानून को कितना भी अच्छा क्यों ना बना लिया जाए, जितने फौजदारी, जितने क्रिमिनल लॉ हैं, वो क्रिमिनल लॉ कभी जस्टिस नहीं ला सकते। हार्डर द लॉ, हार्डर द वायलेंस कमिटेड बाय द स्टेट। क्रिमिनल को पनिश करने में भी एक खास तरीके का वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके खिलाफ क्राइम हो चुका है, जो सफरर है, उसको जस्टिस नहीं मिलती। तो क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा यूज जो है वो उसका डिसयूज है। द बेस्ट यूज ऑफ एनी क्रिमिनल लॉ, द डिसयूज ऑफ लॉ। किसी आपराधिक कानून का सबसे बेहतर इस्तेमाल उसका इस जिंदगी में ना इस्तेमाल होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि राम राज की जो कल्पना है, राम राज इसलिए नहीं है कि कानून ठीक से लागू है, राम राज इसलिए है कि कानून की आवश्यकता नहीं है। तो टाइम हैज कम, इन स्टेड ऑफ आस्किंग टू ड्राफ्ट अ स्ट्रिक्टिकल लॉ टू गेट द culprit punished, now time has come that create an atmosphere where the law is not required। तो इसके लिए हमें सामाजिक सोशल इनलाइटनमेंट की जरूरत होगी। और दूसरी बात यह है
कि राज्य को इस घमंड से नीचे उतारना पड़ेगा कि वो समाज में व्यवस्था को स्थापित करता है। सामाजिक जीवन को इस तरीके से, इसके लिए जो जितने भी एंशिएंट, मेडुअल और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। परिवार की संस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। शैक्षणिक संस्थाओं को ज़्यादा सुचितर और ज़्यादा बेहतर वैल्यू ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है, ना कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है। जब तक सोशल एजेंसीज और हमारे जो परंपरागत जितनी संस्थाएं हैं वो बेहतर नहीं होंगी, तब तक आपराधिक कानून बना करके आप राज्य का इकबाल तो बेहतर इस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ अपराध घटित होता है, जिनका जीवन बर्बाद होता है, उनके जीवन में न्याय देने की जो ये गलतफहमी है, ये आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। ये गलतफहमी ही है। आपराधिक जिसके खिलाफ ये अपराध घटित हो जाता है उसके जीवन में दोबारा न्याय पनप नहीं सकता है। अपराधी को दंड दे करके जिसके खिलाफ अपराध किया है उसको न्याय नहीं मिलता है, एक बदला ले लिया जाता है लीगल तरीके से। तो इट इज अनदर वायलेंस कमिटेड लीगल, मतलब लीगल वायलेंस है जिसे राज्य द्वारा प्रतिपादित कर दिया जाता है। इसलिए हमें सोचने की जरूरत यह है कि कानून को कठोर बनाने की जरूरत ना पड़े, हमें ऐसा समाज का निर्माण करना पड़े जिसमें कानून हमारे लिए उपयोगी ना बचे। ऐसे समाज की संरचना में राज्य जितना सहयोग कर सके उसे करे, और जितनी भी हमारी परंपरागत संस्थाएं हैं उनको बेहतर और शिस्तर बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। थैंक यू।